हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नेशंस एकेडमी। एक्चुअली ये जो वीडियो है आप सोच रहे होंगे कि इतना वो क्यों बन रहा है ये इस तरीके से ना मिस्टीरियस। मैं बताती हूँ। मैं आज आपके लिए मैथ की क्लास स्टार्ट कर रही थी, पर फिर मैंने सोचा कि मैथ में स्टार्ट तो कर दूँ और सीरीज़ भी स्टार्ट कर दूँ, लेकिन आपको नहीं पता है कि मैं मैथ क्यों पढ़ा रही हूँ। मैं मैथ की स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रही हूँ। बता दूँ, मैं मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहा है, इसलिए मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रही हूँ। फिजिक्स पढ़ाते वक्त मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ था कि मुझे एक वीडियो ऐसा बनाना चाहिए कि आप जाने आपके टीचर को कि कौन है, आपको जो पढ़ा रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। तो मैं आपको यहाँ पर अपने बारे में बताती हूँ। आपको अभी तक सिर्फ इतना पता है कि मेरा यूपीएससी का जर्नी रहा है, यूपीएससी की एस्पिरेंट रही हूँ मैं, और यूपीएससी में मैंने 2 सालों के अंदर नेगेटिव मार्किंग से पॉजिटिव मार्किंग पर अपने मार्क्स को लेकर आई, इवन कि इस हद तक लेकर आई कि मेरा सीसेट क्लियर होने वाला था। क्लियर होने में सिर्फ 2.5 मार्क्स रह गए थे। ओके, तो अब क्यों क्लियर नहीं हुआ उसकी कहानी आपको पता है, इस साल क्या हुआ है सबको पता है। और क्योंकि ये जो पेपर था इसके लिए मैं रेडी नहीं थी, मैं सच बता रही हूँ, इसके लिए मैं रेडी नहीं थी। बीच में सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मैं अपना करंट अफेयर्स रेगुलर बेसिस पर नहीं कवर कर पाती थी, और जो पेपर आप बना है वो करंट अफेयर बेस्ड बना है। फंडामेंटल्स उसके अंदर बहुत कम है। मैंने अपने फंडामेंटल्स तो क्लियर कर लिए, लेकिन करंट अफेयर्स जो थे वो मैंने कंपाइलेशन किया। तो प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब आप कंपाइलेशन करते हो, शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट रोड जो होते हैं ना, शॉर्ट वेज जो होते हैं ना, वो कभी आपको वो अचीवेबल होते ही नहीं है। मैं सच बताऊँ, वो आपको कभी सक्सेस नहीं देंगे। लाइफ में कभी भी कुछ भी पाना है, आपको पूरी जर्नी तय करनी पड़ेगी। आप सोचो कि शॉर्टकट ले लो और शॉर्टकट लेके आप आपकी सक्सेस पा लो, इम्पॉसिबल है। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है क्लास 7 से। क्लास 6 नहीं बोलूँगी क्योंकि क्लास 6 तक मेरा हिंदी मीडियम रहा है। क्लास 7 में मैंने इंग्लिश मीडियम लिया, और क्योंकि मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करनी थी तो मैंने इंग्लिश मीडियम लिया। आप सुन रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करनी थी, मैंने इंग्लिश मीडियम लिया। इंग्लिश मीडियम मैंने 12th तक कंप्लीट किया, लेकिन 9th क्लास में थी मैं, जब मैं मेरे पापा से कहती थी कि पापा मुझे ऐसी कोचिंग डलवा दो जहाँ पर मैं अपनी फ़िज़िकल की भी ट्रेनिंग कर सकूँ और मेरी एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए भी ट्रेनिंग कर सकूँ। अब मैं बता दूँ तुम्हें, ऐसी घर से बिलोंग करती हूँ जो लोअर मिडिल क्लास से आता है। लोअर मिडिल क्लास भी अगर मैं ना कहूँ तो मैं सच कहूँ तो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले कार्ड हम होल्ड करते हैं, ठीक है, किया करते थे। बीपीएल कार्ड था मेरा हमारे घर का, और बचपन में हम उसी से राशन लाकर और खाया करते थे। ये जो आज मैं आपको बता रही हूँ, ये बात मैंने अपनी ग्रेजुएशन में अपने क्लासमेट्स को भी नहीं बताई है। जो आज मैं डिस्क्लोज कर रही हूँ अपनी लाइफ के वो पल, जो मैंने ग्रेजुएशन में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं करे। एक्चुअल में देखो, ग्रेजुएशन में मेरे फ्रेंड्स रहे ही नहीं है, ठीक है। मेरे रहे हैं क्लासमेट्स, क्लासमेट्स रहे हैं, रूममेट्स रहे हैं। एक दो अगर फ्रेंड बने हैं तो वो बने हैं, बाकी फ्रेंड नहीं बने कभी कोई मेरे। हाँ, लोगों ने फ़ायदा बहुत उठाया और उसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है। आपको बता दूं कि डार्क कॉम्प्लेक्शन होने के कारण, ठीक है, स्कूलिंग में मेरे से कोई बात नहीं करता था। स्कूल लाइफ में मेरे से कोई बात नहीं करता था, बात नहीं करते थे, साथ में खिलाते नहीं थे। अगर मैं 1-2 दिन अपसेंट हो जाऊँ तो मुझे नोटबुक भी नहीं मिलती थी। समझ रहे हो, इस हद तक मैंने स्कूलिंग इस हद पे लेवल पे कंप्लीट करी है। 10th में तो मेरे को इतना त्रस्त कर दिया था ना कि मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया था। मैं ये बात आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ बेटा, कि जो मेरे जैसे कॉम्प्लेक्शन वाले बच्चे हैं वो ये ना सोचें कि आज जो हम झेल रहे हैं ये कभी किसी ने नहीं झेला। सदियों से झेलते आ रहे हैं बच्चे, सदियों से इससे लड़ते आ रहे हैं। ये चीज़ से एक स्टीरियोटाइप बैठा हुआ है, उससे परेशान होते आ रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स नेचर से। और वो जो रूढ़िवादी चल रहा है ना, काला रंग वाला उससे हमेशा परेशान होते आ रहे हैं। मैं आपको ये बात इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मेरे पापा टेलर हैं, मम्मी हाउसवाइफ है। पापा 10th पढ़ी है बस, उन्होंने 11th क्लास छोड़ दी थी, पढ़ ही नहीं पाए। घर की सिचुएशन ऐसी हो गई थी उनके घर की कि वो पढ़ नहीं पाए। तो मुझे समझाने वाला कोई नहीं था ये बात कि बेटा ये सब होता है। समझ में आ रही है? ये बताने वाला कि ये सब होता है बेटा, ये सब चलता है, लेकिन आपकी पढ़ाई आपको अफेक्ट नहीं, आपकी पढ़ाई को अफेक्ट नहीं होना चाहिए, आपकी पढ़ाई का करियर अफेक्ट नहीं होना चाहिए इस चीज़ से।
ये बात मुझे समझाने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। आज आप जहाँ हैं, आज से 7 साल बाद, मैं क्यों बोल रही हूँ 7 साल, क्योंकि मान लो अगर आप 10th में हैं तो 12th 11th करोगे, फिर ग्रेजुएशन करोगे उसके बाद। आज अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो गए, आज अगर आपने लग के प्रिपरेशन कर ली, ठीक है ना, तो आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। वही लोग जो स्कूल में चिढ़ाते थे वही लोग सल्यूट करेंगे, नहीं सल्यूट करेंगे तो आपके आदर में, आपके रिस्पेक्ट में उन्हें खड़ा होना ही होगा। ये दिमाग में बिठा के प्रिपरेशन करो। मेरी मम्मी ये तो नहीं समझ पाती थी कि मैं क्यों स्कूल से आकर रो रही हूँ, लेकिन वो इतना ज़रूर मुझे कहती थी कि आज जो लोग जो बोल रहे हैं इग्नोर कर और नज़रअंदाज कर, और नज़रअंदाज करके अपनी पढ़ाई पे फोकस कर। अब ये बात मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं स्कूल में नहीं ढंग से पढ़ पा रही हूँ, तो मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इतना मैं ट्रॉमेटाइज हो गई थी कि मैं स्कूल में ढंग से पढ़ नहीं पाती थी। यहाँ तक कि बच्चों का तो छोड़ो, मेरे साथ तो टीचर्स ने भी किया है कि जो बच्चे अच्छे दिख रहे हैं उन्हें पढ़ाया है, और अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूँ तो मुझसे ये कहा जाता है तुम्हें इतना भी नहीं आता। तो ये मेरे साथ यहाँ लेवल तक का हुआ है, और मैं जानती हूँ कि आज भी बच्चे ये चीज़ झेल रहे हैं। कई देखती हूँ मैं बच्चियों को, लड़कों पे इतना असर नहीं होता है, लिटरली लड़कों में ये चीज़ नहीं आती है, कैसा भी हो दोस्त बन जाते हैं। लड़कियों में ये चीज़ बहुत आती है। क्या है कि बचपन से लड़कियों को ना वो ब्यूटीफुल, प्रीटी ऐसे वर्ड ना सुनने की आदत हो जाती है, और वो फिर अपने आप में हूर ही बन जाती है बिल्कुल। तो वो हूर अगर है तो वो दूसरों को क्या समझेंगी वाली बात है। तो ये वाली जो होता है ना, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही किसी को, बता दूं मैं जो मेरे साथ हुआ है वो बीती बता रही हूँ मैं, तुम्हारे साथ भी वही हो रहा होगा, तो मैं सिर्फ समझा रही हूँ। जो मुझे समझाने के लिए नहीं था वो मैं आपको समझा रही हूँ कि इसके चलते अपनी पढ़ाई अफेक्ट मत करो, ठीक है, बिल्कुल मत होने दो अपनी पढ़ाई को अफेक्ट। ओके, तो अब आते हैं कि 7th क्लास में इंग्लिश मीडियम लिया, एयरफोर्स ज्वाइन करनी थी। पापा को बोला कि एयरफोर्स की कोई डिफेंस की कोचिंग देख लो पापा। देखी तो सही मेरे पापा ने, लेकिन कोचिंग में सिर्फ और सिर्फ लड़के आते थे। और मुझसे पूछा गया कि कौन सी क्लास में हो, तो मैंने कहा 9th में। तो उन्होंने कहा अभी तो बहुत टाइम है, कि मैं उस समय की बात कर रही हूँ जिस समय में लड़कियाँ NDA नहीं देती थी, राइट। लड़कियों को 12th के बाद एडमिशन्स नहीं मिलते थे डिफेंस में, बता दूं मैं। 12th के बाद तुरंत 12th के बाद एलिजिबल नहीं होती थी लड़कियां होती थी ग्रेजुएशन के बाद एलिजिबल। तो मुझे कहा गया कि आपको CDS देनी होगी, और CDS देने के लिए आपको 4 साल ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद आपको आना है। ग्रेजुएशन करना है, डजेंट मैटर 4 साल या 3 साल है, ग्रेजुएशन करने के बाद आना है। अब उन्होंने ये तो कह दिया, उन्होंने ये कहना भूल गए कि इंटरनेट जिस ज़माने में नहीं है इतना पॉपुलर, उस ज़माने में आप ये बताना भूल गए बच्चे को कि एज लिमिट करके भी कोई क्राइटेरिया होता है जिसको बच्चे को फुलफिल करना पड़ेगा। ओके, अब क्या होता है कि मुझे ये एज लिमिट वाला पता नहीं था फंडा, इंटरनेट तो था नहीं, और जैसे बता चुकी हूँ मैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाला कार्ड है, तो समझ लो कि उस बच्चे के घर में कंप्यूटर तो क्या ही आएगा। ओके, अब होता यूँ है कि एज का पता नहीं होता है, 12th हो जाती है और 2 साल का ड्रॉप हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली 2 साल का ड्रॉप हो जाता है। 1 साल का स्ट्रगल होता है IIT के लिए, दूसरे साल का स्ट्रगल होता है AIEEE के लिए। AIEEE आपने अभी तक नहीं सुना होगा, इतिहास हो चुकी है। AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कहलाती थी वो। जैसे प्री इंजीनियरिंग टेस्ट होता था, उससे थोड़ा ऊपर AIEEE होता था, उसके ऊपर IIT JEE होता था। ओके, तो अब बात करते हैं क्या हुआ। फिर AIEEE करी और फिर एक कॉलेज मिली, और कॉलेज के ज़रिए प्राइवेट मिली। अफसोस प्राइवेट मिली, क्योंकि बता रही हूँ मैं कि फंडामेंटल्स क्लियर नहीं हुए थे। तो जो मैंने स्ट्रगल करा है, मैं नहीं चाहती वो आप करें। इसी के लिए मैंने पहले ही तय कर लिया था कि UPSC निकले या ना निकले, निकल भी जाता अगर, तो भी मैं ये जो आज मैं कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, मैं ये तब भी कैसे भी टाइम निकाल के पढ़ाती, क्योंकि मैंने बहुत बुरा समय फेस किया है। इतना बुरा किया है कि आप वो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। ओके, वो बच्चे इमेजिन कर सकते हैं जो ह्यूमिलिएशन हर दिन झेल रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन हर दिन झेल रहे हैं, स्कूल में, कॉलेज में झेल रहे हैं, कोचिंग सेंटरों में झेल रहे हैं।
ये वो लोग फेस कर सकते हैं, आराम से फेस कर सकते हैं। अब क्योंकि 2 साल का ड्रॉप हो जाता है, आ जाए वापस स्टोरी पे। 2 साल का ड्रॉप हो जाता है और 2 साल का ड्रॉप होने के बाद सेकेंड ईयर में मैं आती हूँ और मुझे लगता है कि हाँ अरे अब मैं 22 साल की हूँ और अब मैं वो कर सकती हूँ, फॉर्म तो फिल कर सकती हूँ CDS का। और मैं एफकेट की वेबसाइट खोलती हूँ और एयरफोर्स की वेबसाइट खोलती हूँ और एफकेट का फॉर्म भरना चाहती हूँ। फॉर्म भरने के लिए मैं फॉर्म फिल करती हूँ और पता चलता है कि मैं तो आउट ऑफ एज लिमिट हो गई, एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैं आउट हो गई हूँ। ठीक है, अब ऐसा शॉक लगता है ना कि कुछ समझ में नहीं आता है। हॉस्टल में रहती हूँ तो समझ लो कि आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। एक विजन था, कुछ करना था, एयरफोर्स ज्वाइन करनी थी, उसके लिए तो इंग्लिश मीडियम लिया था, उसके लिए तो इंग्लिश प्रिपेयर करी थी, सब कुछ उसी के लिए किया था। सब बेबुनियाद लगता है, ख़त्म हो जाता है सब कुछ। अब जिसके लाइफ में सपना टूट जाए, इतना बड़ा सपना जो वो बच्चा करीब 8-9 साल 10 साल से देख रहा हो और वो सपना टूट जाए तो वो बिखर जाता है और वो फिर सहारा ढूंढता है ना। कॉलेज में सहारे तो बड़े मिल जाते हैं आपको ऐसे ऐसे सहारे मिलते हैं ना कि बाद में पता चलता है कि बाबा ये सहारा था कि ये वो लाठी थी जिसने आपको नीचे उतार दिया गड्ढे में। मेरे साथ भी यही होता है, रूममेट्स भी वैसी और अफसोस की बात है क्लासमेट भी वैसी। कोई कुछ नहीं बताता है लिटरली। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछ लूँ ना कि इसको कैसे करते हैं तो भी नहीं समझाते थे, ये हाल था। तो एग्ज़ाम्स के बारे में तो क्या ही बताएंगे, दूसरे एग्ज़ाम्स के बारे में मैं खुद रियलाइज़ करती हूँ कि अगर मुझे उस समय किसी ने, चलो ठीक है एयरफोर्स नहीं ज्वाइन किया था, लेकिन एक वर्दी का मोह था मुझे, एक यूनिफॉर्म जो भारत सरकार लिखा होता है ना, वो एक यूनिफॉर्म मुझे चाहिए थी। अगर मुझे उस टाइम में पता चल जाता कि यूपीएससी करके कोई चीज़ होती है, कोई एग्ज़ाम होती है यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, तो मैं तभी नहीं प्रिपेयर कर रही होती 2 साल। मैं क्यों गिर जाती गड्ढे में, समझ रहे हो। ग्रेजुएशन करके लौटती हूँ और जॉब शुरू कर देती हूँ, वो तो ख़त्म ही हो जाता है ना, सपना तो वहीं टूट गया। ग्रेजुएशन करके लौटती हूँ और जॉब शुरू कर देती हूँ, 2.5 साल जॉब करती हूँ, फुल टाइम जॉब रहता है, पढ़ाई करने का समय बिल्कुल नहीं मिलता है। रात में घर ही आती हूँ 10-10, 11-11 बजे, क्योंकि दूर इतनी रहता है, इतना लंबा ट्रैवल करना पड़ता है कि रात के 10-11 बज जाती है घर आने में। अब घर आते 10-11 हो जाती है तो समय मिलता नहीं था, तो जॉब छोड़ दी और पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी। पार्ट टाइम जॉब यहीं आसपास में, घर के आसपास में करने लगी पार्ट टाइम जॉब, ब्रांच से अलग। पहले ब्रांच में थी, फिर ब्रांच से अलग जाके करने लगी। ब्रांच बता दूँ तो मेरा केमिकल टेक्नोलॉजी है, बीटेक। ओह आई थिंक मेरे फ़ोन में मैसेज आया, सॉरी हाँ, नोटिफिकेशन। तो बीटेक करती हूँ मैं केमिकल इंजीनियरिंग में। अब मैं अभी बता चुकी हूँ कि मैथमेटिक्स पढ़ाने के पीछे इसको पढ़ाते वक्त ये क्यों याद आया, क्योंकि मैथमेटिक्स से तो पुराना ताल्लुक रहा है ना। ओके, तो इंजीनियरिंग है बैकग्राउंड, इस वजह से मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों पढ़ा रही हूँ। केमिस्ट्री थोड़ा ठीक ठाक रहा है मेरा शुरू से, लाइक फिजिकल केमिस्ट्री होता है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक होता है, ये ठीक रहा है मेरा। अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है, तब की बात अलग थी। छोटे होते हैं ना तो फंडामेंटल्स वैसे भी हम खुद से क्लियर नहीं कर पाते, हमें किसी ना किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। मेरे साथ तो मैंने बताया आपको, टीचर भी करते थे तो मेरे को तो कौन ही सहारा देगा, नहीं मुझे तो सहारा देने वाला था ही कौन। आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी में। तो आगे स्टोरी ये कहती है कि ग्रेजुएशन हो जाती है, जॉब स्टार्ट हो जाता है, जॉब रुक भी जाता है, पार्ट टाइम स्टार्ट हो जाता है, पार्ट टाइम के साथ साथ बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। तब मेरा पाला पड़ता है मैथमेटिक्स से और तब मुझे रियलाइज़ होता है कि बाबा मैथमेटिक्स के कंसेप्ट तो क्लियर ही नहीं है, फंडामेंटल्स क्लियर ही नहीं है। तब टीचर मिलते हैं और वो सच में इतने अच्छे टीचर होते हैं, रितेश सर नाम है उनका। इतने अच्छे टीचर होते हैं कि उन्होंने मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ाया। ओके, मेरे मैथमेटिक्स के कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं और मैं आरबीआई का प्रीलिम्स निकाल लेती हूँ। आरबीआई का प्रीलिम्स निकाल लेती हूँ, ओबीसी कट ऑफ क्लियर कर चुकी होती हूँ मैं। अब क्योंकि ऐसे पता चलता है कि यूपीएससी उसी टाइम पे पता चलता है, सोचो मतलब यहाँ मैं आरबीआई का प्रिपरेशन कर रही हूँ, आरबीआई का पेपर देने गई, पेपर दे के आई और एक दीदी से मैं मिलती हूँ और वो मेरे पापा के दोस्त की बेटी हैं, उनसे मैं मिलती हूँ। तो वो मुझे यूपीएससी से इंट्रोड्यूस करती हैं सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम से, और मैं सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हाथ में ले लेती हूँ आरबीआई को वहीं बीच में छोड़ के। सोच सकते हो आप, मतलब लाइफ का वर्स्ट डिसीजन था वो मेरा कि मैंने आरबीआई को वहीं छोड़ दिया। उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें डिले हुई मेरी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें।
अब उसको मैंने छोड़ दिया और मैंने यूपीएससी पकड़ ली, यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करी। लेकिन शुरू के 3 साल तो मैं यूपीएससी को समझ ही नहीं पाई कि क्या है, क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है, सिलेबस क्या है, कुछ समझ में नहीं आता था। टॉपर स्टॉक देखती रहती थी, समझ में कुछ नहीं आता था। फिर अचानक इनलाइटमेंट आता है और मैं यूँ समझ लो कि एक मोड़ आता है जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक्स उठा लिए होते हैं। 6th क्लास नहीं समझ में आ रहा तो और नीचे चली जाती थी मैं, और नीचे की क्लासेस में चली जाती थी। हालांकि 6 से स्टार्ट हो जाता है, पर फिर उससे भी नीचे अगर जाना पड़े तो मैं बेझिझक चली जाती थी। मेरे पास सारी किताबें थी, मैंने किताबों से पढ़ना शुरू करा, मैंने लेक्चर्स लेने शुरू करे ऑनलाइन जाके, बहुत कुछ पढ़ा। और मैं बता दूं कि मेरा यूपीएससी जो है वो मैंने कोचिंग नहीं करी है, ठीक है, सारा मेरा यूट्यूब से ही रहा है और किताबों से ही रहा है। मैं इतना ज़्यादा बेसिक्स उठाती थी ना, जहाँ आपको छोटी सी क्लास में गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है ना, तो मैंने गवर्नमेंट की मीनिंग तक इतनी लेवल पे जाके मैंने वहाँ से अपना पॉलिटी स्टार्ट किया था कि मुझे गवर्नमेंट की मीनिंग एक्चुअल में जो एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है वो तक मुझे जानना था। क्योंकि देखिए, एक बात मैं बताती हूँ आपको सिंपल, हमें वही चीज़ समझ में नहीं आती है, ये थोड़ा सा मैंने ऊपर नीचे बोल गई, हमें वही चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता है जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती। और जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती है उसके पीछे कारण सिर्फ ये रहता है कि वो जितनी सिंप्लीफाई लैंग्वेज में मिल जाए उतना आसान होता है। क्योंकि कभी कोई आपको अगर पढ़ा ना रहा हो और आपको खुद ही पढ़ना हो तो आपको वो सिंपल लैंग्वेज में मिलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए छोटी क्लासेस की किताबें पढ़ना ज़रूरी हो गया। छोटी क्लासेस की किताबें पढ़ के फंडामेंटल्स थोड़े मजबूत करें कि टीचर की लैंग्वेज समझ पाऊँ, एटलीस्ट मैं टीचर्स क्या कह रहे हैं वो तो समझ पाऊँ। पार्लियामेंट क्या होता है, आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है, ये सब नहीं समझ में आता था सच में। तो मैंने बहुत बेस से उठाना शुरू करा, खुद पढ़ा, और फिर अब तो इंटरनेट इतना आ गया है, इतना पॉपुलर है, अवेलेबल है, तो वहाँ शुरू करा और वो पढ़ना शुरू करके, और उसके बाद टीचर की लैंग्वेज जिस दिन समझने लग गए उस दिन मेरा बहुत जल्दी मैं नेगेटिव में विद इन 2 ईयर्स मैं नेगेटिव मार्किंग यूपीएससी में मेरे आते थे, यूपीएससी में नेगेटिव मार्क्स आते थे मेरे। जब सेशन पूरा जो आपका प्रोसीजर होता है ना साल भर का, वो कंप्लीट होने के बाद प्रीलिम्स, मेंस और आपके इंटरव्यू के बाद फिर आपकी मार्कशीट रोल आउट होती है, और वो मार्कशीट के चलते आपके मार्क्स वहाँ पर बताए जाते हैं। मार्क्स मेरे पहली दफ़ा मेरे मार्क्स आए पॉजिटिव में, और सी सेट मेरा 2.5 नंबर से रहा बस। मतलब सोच सकते हो आप, सी सेट 66 मार्क्स नंबर चाहिए होते हैं और मेरा सिर्फ 2.5 से रहा था। और जीएस मेरा 55 अराउंड चला गया था, क्योंकि मैं बहुत डेप्थ में पढ़ चुकी थी। अब क्योंकि साल भर यही फंडामेंटल से क्लियर करने में, करंट अफेयर्स से तो मुलाकात ही नहीं हुई थी, तो बेटा पेपर तो क्लियर होना नहीं है, शॉर्टकट्स आप ले नहीं सकते, कंपाइलेशन पढ़ पढ़ के क्या करोगे। अब फिर से शुरू करा प्रिपरेशन 2026 में, फिर से प्रिपरेशन शुरू करती हूँ। और प्रिपरेशन शुरू करने के बाद अच्छी चल रही होती, बढ़िया। मिड में हेल्थ इशू आ जाते हैं फैमिली के, और बस उसके बाद वो पढ़ाई 3.5 महीने के लिए रुक रुक के चल रही होती है। तो कंपाइलेशन मजबूरी में फिर से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आखिरी में कंपाइलेशन करंट अफेयर्स का फिर से पढ़ना पड़ा, करंट अफेयर्स डेली का कवर नहीं कर पाई क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, और लास्ट अटेम्प्ट था तो सिलेबस पे ज़्यादा फोकस किया मैंने, फंडामेंटल्स क्लियर करने पे सिलेबस पे ज़्यादा फोकस किया मैंने। करंट अफेयर्स मैंने कहा कब कंपाइलेशन से हो जाएगा, लेकिन इस बार पेपर ही ऐसा आया कि कंपाइलेशन भूल जाओ, कंपाइलेशन वालों तो भूल जाओ कि तुम्हारा पेपर क्लियर होगा, हवा आने दो, इम्पॉसिबल है। तो शॉर्टकट से कभी पेपर क्लियर नहीं होते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। ये बात मैं क्यों आपको बोल रही हूँ, क्योंकि आज मैं मैथमेटिक्स में जब नंबर सिस्टम पढ़ा रही थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये वो बेस है जो आपको बहुत छोटी क्लास में बताया जाता है, राइट। और ये 10th क्लास के बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ जिनका पहला चैप्टर रियल नंबर है, राइट। तो आपको नंबर सिस्टम नहीं पता तो आप रियल नंबर तक कैसे पहुँचोगे। पेपर क्लियर कर लोगे, आज अब 10th क्लास में हो, 10th क्लास क्लियर कर लोगे, कैसे भी करके क्लियर कर लोगे, मैं मानती हूँ कर लोगे, मैंने भी करी, तुम भी कर लोगे। लेकिन मुझे फंडामेंटल वाला जो रहेगा ना पोर्शन, जो कभी समझ में नहीं आया, वो आपकी ज़िंदगी में आपको कितना पीछे फेंक देगा ना, आप खुद नहीं सोच सकते हो। मैं पीछे बहुत रही हूँ तो मैं जानती हूँ कि मुझे रियलाइज़ है
मुझे रियलाइजेशन है और मैं चाहती हूँ कि आप ये दुख से ना परेशान हो, ये दुख आप तक ना पहुँचे। इसीलिए मैं जितने भी ये चैनल पे आपको दो प्लेलिस्ट और मिलेगी, एक फिज़िक्स की और एक आपकी जियोग्राफी की। तो उसमें आपका पहला चैप्टर ही ओरिएंटेशन है। आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया है मैंने, और वो कहाँ इस्तेमाल होगा उसके बारे में। इवन कि जब चैप्टर शुरू करती हूँ तो उसके बारे में भी बताती हूँ मैं आपको पूरी रिसर्च करके कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो आपका चैप्टर है, ये चैप्टर आपको कहाँ पूछा जाएगा और कहाँ काम आएगा, और ये आपकी ग्रेजुएशन में कहाँ कहाँ तक लेके आपको जाएगा। तो मुझे बताने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये। इसीलिए मैंने ये वाला लेक्चर बनाया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो टीचर है वो आपको मैथमेटिक्स क्यों पढ़ा रहा है। मेरा बैकग्राउंड मैथमेटिक्स है, पीसीएम की स्टूडेंट हूँ, केमिकल टेक्नोलॉजी कर रखा है मैंने बैचलर, तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है, तो मैं आपको पढ़ा सकती हूँ मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ओके, और क्योंकि मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी है, और यूपीएससी की प्रिपरेशन में मैंने फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग कर रखे हैं कि मैं आपको जियोग्राफी और आपका पॉलिटी और हिस्ट्री ये भी करवा सकती हूँ। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको कोई डाउट नहीं होगा कि हमारा टीचर कौन है। टीचर्स आप इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। मिड में इंट्रोड्यूस करने के पीछे कारण यही रहा कि मुझे पहले ये रियलाइज़ नहीं हुआ। मैथ उठाया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे आपको बताना चाहिए कि मैं कौन हूँ। पहले आप आपके टीचर को जानें और फिर आप उससे पढ़ें, ये बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता होना चाहिए ना आपके टीचर के पढ़ाने के पीछे उद्देश्य क्या है। यहाँ एक्चुअल में स्कूल में उद्देश्य क्या होता है सबको पता है, कोचिंग में उद्देश्य क्या होता है सबको पता है, इस प्लेटफॉर्म पे उद्देश्य क्या है आपको पता होना चाहिए। ओके, बस यही है। और फ्री प्लेटफॉर्म मुझे यही मिला, और कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला मुझे। मैंने सोचा था एनजीओ ज्वाइन कर लूँ, बच्चों को जाके पढ़ाऊँ मैं फेस टू फेस। कोशिश भी करी मैंने, लेकिन बाद में पता चला कि वहाँ पर भी वही लफड़ा है। करिकुलम कंप्लीट करो, सिलेबस कंप्लीट कराओ, और सिलेबस कंप्लीट कराओ, बच्चों को कराते जाओ और बस पेपर दिलवा दो। ऐसे थोड़ी वो पर्पस फुलफिल होता जो मैं चाहती थी कि मुझे कोई बता दे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, शॉर्टकट मत लेना, हर चीज़ के बारे में जानो। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करो, इंस्टाग्राम हैंडल है, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो, है ना, कि क्या ये चीज़ समझने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैं आपके लिए, एक बच्चा भी अगर मुझे कमेंट करेगा कि मैम ये लेक्चर आप ले चुके हैं लेकिन मुझे नहीं समझ में आया इसमें, मैं आज आपको प्रॉमिस कर रही हूँ मैं उस एक बच्चे के लिए भी वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। बस आप मुझे कहो कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ समझ में नहीं आई है। ओके, आपको बिल्कुल भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ मास स्टूडेंट के ग्रुप पे फोकस कर रही हूँ। नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर एक इंडिविजुअल बच्चे पे फोकस कर रही हूँ। हमारे ही यहाँ पर, ये हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि उसको इवॉल्व होने की ज़रूरत है। ओके, उसमें रिवॉल्यूशन आने की ज़रूरत है। एजुकेशन सिस्टम में रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है। सिलेबस कंप्लीट करना, स्कूल का क्लासेस का सिलेबस कंप्लीट करना और उनको क्लियर करना, यही एक उद्देश्य बन के रह गया। ये हमारे टाइम पे भी था और ये तुम्हारे टाइम पे भी है। बेहतर है अपने कंसेप्ट्स क्लियर करो, नहीं तो मैं तो यहाँ तक पहुँच भी गई, आप तो स्टैंड भी नहीं कर पाओगे। कंपटीशन देख रहे हो मार्केट में कितना है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बेकार बात मैं आज आपको समझाती हूँ। यूपीएससी इस बार जो हुआ है ना, इनके एक्स चेयरमैन का आप वो सुनना, जो उन्होंने पब्लिक में कहा है। उन्होंने क्या कहा है पता है? कि उन्हें पढ़े लिखे बच्चे चाहिए। अब मुझे बताइए, पढ़े लिखे बच्चे कौन होते हैं बेटा? जिनकी स्कूलिंग अच्छे से होती है ना, जिनके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, उनको पढ़े लिखे बच्चे कहते हैं। ग्रेजुएशन अच्छे से होती है, वो पढ़े लिखे कहलाते हैं। ब्राइट स्टूडेंट की बात करना चाह रहे हैं वो कुल मिलाकर। तो मैं आपको बता दूं कि ब्राइट आप ऐसे नहीं बनते। ब्राइट आपके फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं तब आप बनते हो, ऐसे नहीं बनते हो। तो इस चीज़ पे फोकस करो कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हमें कोई भी एक चैप्टर हो, कोई भी एक टॉपिक हो, क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या कारण है इसी को पढ़ने का, और ये कहाँ काम आएगा। ये 3 चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। और अगर इसके जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट करो, मैं इसके जवाब आपको ढूंढ के ला के दूँगी, कहीं से भी ला के दूँगी। क्योंकि मैं 11th क्लास के बच्चों को जियोग्राफी पढ़ाने के लिए
जब सविंदर सिंह पढ़ सकती हूँ, जो ऑप्शनल के लिए ज्योग्राफी, यूपीएससी के बच्चे ऑप्शनल ज्योग्राफी जब ऑप्शनल लेते हैं तब पढ़ते हैं, तो जब मैं वहाँ से मटेरियल उठा के आपको दे सकती हूँ ना, तो मैं कहीं से भी आपके लिए ये क्यों, कहाँ और कैसे, इसका जवाब मैं आपके लिए कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आऊँगी। और मैं बता चुकी हूँ कि मेरा टारगेट वो हर बच्चे को पकड़ना है जिसको ये लगता है कि उसको आता नहीं है कुछ भी। ओके, उस बच्चे को समझाना है कि जिसको ये लगता है, उसको ये पता होना चाहिए कि उसको सब कुछ आता है बेटा, पर आपको समझ में नहीं आता है, इसलिए आपको डर लग रहा है, और कोई कारण नहीं है। समझ में आने लग जाएगा तो डर भाग जाएगा, और डर भाग जाएगा तो आप पूछो मत आप क्या कर सकते हो लाइफ में। एक एक बच्चे की टेस्टमनी सुनाती हूँ मैं। एक्चुअली वो टेस्टमनी क्या, मैं पढ़ाती थी ट्यूशन। ओके, मैं डायरेक्ट बच्चों को पढ़ाती थी। एक बच्ची आई थी मेरे पास 10th क्लास में। ओके, वो अपना उसको केमिस्ट्री नहीं समझ में आता था, बिल्कुल केमिस्ट्री समझ में नहीं आता था। तो वो अपना साइंस लेकर आई थी मेरे पास, केमिस्ट्री की बुक लेकर आई थी, और वो सीबीएसई की स्टूडेंट थी। केमिस्ट्री लेकर आई और उसने मुझे बस इतना कहा कि दीदी मुझे केमिस्ट्री नहीं आता। कुछ चंद बेसिक्स के क्वेश्चन मैंने उससे पूछे, उसमें समझ गई थी कि वो आंसर नहीं कर पाई, तो मैं समझ गई थी कि इसको कहाँ से पढ़ाना होगा। मैंने उसको बिल्कुल बेस से उठा के पढ़ाया। आज आप सोच नहीं सकते, मैंने मास्टर डिग्री नहीं करी है, ओके, और मेरी वो स्टूडेंट ने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली है और फिर से दोबारा ग्रेजुएशन कर रही है, एलएलबी। सोच सकते हो। वो एक कहावत है, मैंने सुनी है, बचपन से सुनती आ रही हूँ, गुरु तो गुड़ रह गए और चेले जो है वो शक्कर बन गए। ये कहावत मैं अपने बचपन से सुन रही हूँ मैं, सुनती आ रही हूँ। ये हुआ है, तो समझ में आ रही है कि बेसिक्स अगर एक बार आपके क्लियर हो जाए और आपको पता चल जाए कि पढ़ना कैसे है, रिवीजन कैसे करना है। एक तो रिवीजन का मेथड बड़ा गलत है हमारे यहाँ, हम जो सुनते हैं वही करते हैं, है ना। जो हमने सुना होता है आधा अधूरा ज्ञान, एक तो बड़ा हानिकारक है। कोई भी आधी अधूरी चीज़, कोई आधी अधूरी बात छोड़ दो उसको, बीच में मिड में छोड़ दो वो कन्वर्सेशन को, फिर देखो बेचैन हो जाओगे, समझ नहीं आएगा कहाँ ये बात कहाँ चली गई। ऐसे ही आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। आधा अधूरा ज्ञान इन द सेंस रिवीजन का जो ज्ञान है ना हमें, वो गलत है। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि ये पढ़ा एक बार और फिर उठा के दोबारा इसको देख लिया ना बाबा। रिवीजन का ज्ञान होता है ये पढ़ा है और ये पढ़ने के बाद इसको साफ कर दो, बिल्कुल साफ कर दो। अब बिना देखे लिखो, हटा दो, जिसने नोट्स बनाए हैं उसको हटा दो, बिना देखे लिखो। टीचर ने क्लास पढ़ाई, पढ़ लिया ना, अब उसको बंद करो, बिना देखे लिखो। कितना याद है, कितना रिकॉल कर पाए, कितना गया दिमाग में, लिखा, कितना बचा, क्या छूट गया, उसको देखो और फिर उस पर सर्कल कर दो कि हाँ, या फिर कोई दूसरे कलर पेन से लिख दो, ब्लैक से लिख दो, रेड से लिख दो, लिख दो वहाँ पे, पेंसिल से लिख दो कि ये मेरा चूक गया, मैंने ये सीक्वेंस पढ़ा था लेकिन ये यहाँ पर मैं मिस कर गया या कर गई। अब एक बार हो गया, इसको कहते हैं रिवीजन। सोने से पहले एक बार उसको जस्ट मुंह से बोल लो, या लिखना चाहो तो लिख लो, अगर समय है तो लिख लो। लिखने से आपके हाथ की भी मेमोरी होती है, मैं बता दूं, आपके हाथ को भी याद होता है, आपके हाथ की मेमोरी होती है और उसमें भी वो जाती है चीज़ें, सिर्फ दिमाग की नहीं होती है, हाथ की भी होती है। उस समय वो पल याद रह जाते हैं जिस पल में आपने कैसे पेन पकड़ा था और क्या लिखा था और कौन से पेज पे लिखा था, ये चीज़ें याद रह जाती हैं। लिख लो, अगर बहुत अच्छी बात है लिख सको तो, राइट। नहीं लिख सकते हो तो बोल लो, मुंह से बोल लो कि ये सीक्वेंस में पढ़ा था, फिर कुछ छूट गया तो उठा के जस्ट एक बार खोल के देख लो, बिना देखे करना है। ये आपका सेकेंड रिवीजन होगा। दूसरे दिन आप सुबह उठ के फिर से यही प्रोसेस करेंगे, यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे रिवीजन का, ओके। और फिर ये आपका तीसरा रिवीजन होगा। अब आपको एक हफ्ते बाद रिवीजन करना है, अब बीच में नहीं देखना, कोई ज़रूरत नहीं है बीच में देखने की। ये 3 बार ना इनफ है, मोर देन इनफ है, मैं लिख कर दे रही हूँ, मोर देन इनफ है। रिवीजन करने का ये मेथड है। स्कूल में हो, कॉलेज में हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, रिवीजन का यही तरीका है। करके देखो, एक बार ट्राई करके देखो और कमेंट करके बताना कैसा लगा, क्या याद रहा। मैं लिख कर देती हूँ आपको यार, गारंटेड कह रही हूँ आपको। यार भूल जाओ आप तो, मैं भूल जाओ आप तो मेरे को बताना क्या भूल गए। आपने तो बहुत मेहनत करी पर आप भूल गए। रिवीजन अच्छे से करना। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है आज पढ़ लिया, फिर से पेपर उठा के देख लिया, फिर पेपर उठा के देख लिया, फिर पेपर उठा के देख लिया, ये रिवीजन नहीं है, ओके। बिना देखे लिखना है, बिना देखे लिखना है, बिना देखे लिखना है। 3 टाइम बिना देखे लिखो, चौथा टाइम 4-5 दिन 6 दिन के बाद फिर से एक बार देखो, बिना देखे लिखो और फिर देखो क्या छूटा।
एक चीज़ और बता दूँ, चीज़ें तब तक कठिन लगती है जब तक समझ में नहीं आती है। जितना हो सके चीज़ों को सिंप्लीफाई करके सिंपल, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में तोड़कर और पढ़ने की कोशिश किया करो। सिंपल लैंग्वेज में कर लोगे ना तो अपने आप समझ में आने लग जाएगा। नहीं फिर भी समझ में आ रहा है तो कमेंट कर लो ना, मैं बता दूँ कि कहीं नहीं गए हैं टीचर। और अगर आपके इर्द गिर्द इतने अच्छे टीचर हैं कि आपको बता दें, आपके बड़े भाई बहन हैं वो बता दें, तो बहुत अच्छी बात है। और क्या चाहिए भाई, मेरा तो मैं ही बड़ी थी घर में, तो मुझे तो बताने वाला कौन था। ओके देन रैप अप करते हैं इसको। नो योर टीचर, जान गए होंगे आप कौन हूँ मैं, अब क्यों पढ़ा रही हूँ। ओके चलो रखते हैं फिर, बाय, टेक केयर।